हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इसे आज हम करेंगे। रचना इट मीन्स किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना। ठीक, तो जो वाक्य हम बनाते हैं उसे हम कहेंगे रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं या फिर इसके 3 भेद होते हैं। ठीक, नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। ये तीनों तरह के वाक्य आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आगे बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य बनते कैसे हैं। ठीक, तो बच्चों, वाक्य बनते हैं शब्दों से और शब्द बनते हैं वर्णों से। ये हम सभी जानते हैं कि वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा बनता है शब्द, और शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो बनते हैं वाक्य। इतना तो आप सभी जानते हैं। ठीक, लेकिन क्या जो वाक्य हमने बनाया वो सही है? नहीं, ये डिपेंड करता है वाक्य के तत्वों पर। देख सकते हैं आप, वाक्य के तत्व यानी कि सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय। ये वाक्य के तत्व हैं। जिस वाक्य में ये सभी तत्व पाए जाते हैं वो वाक्य शुद्ध माना जाता है। ये बात मैं आपको अशुद्धि शोधन के वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं इनको डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हम जब कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका बेसिक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और फिर उस टॉपिक को समझना इजी हो जाता है। ठीक, मान लीजिए कोई वाक्य है, वो सार्थक है या नहीं, यानी उस वाक्य का सही अर्थ निकलता है या नहीं। यदि वो वाक्य सही है तो उसका सही अर्थ निकलेगा। जैसे कि हमने कहा राम रोटी खाता है। ठीक है, तो ये वाक्य सही है। लेकिन यदि हमने कहा कि राम रोटी पीता है तो ये वाक्य गलत है। ये आप सभी जानते हैं, कॉमन सी बात है। लेकिन इसकी डीप में जाके समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं या ऐसे बच्चे जो जिनकी रीजनल लैंग्वेज कोई तीसरी भाषा है जिसे वो बोलते हैं, उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती है, वो बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो मन में आता है वो बोल देते हैं, उसी भाषा का वो यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसकी में शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। ठीक, क्योंकि भाषा से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं या फिर हम इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक, न्यू एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी अदर स्कूल में जाते हैं, तो हमारे बोलने का लहजा, हमारे बोलने का तरीका, हमारी भाषा शैली, ठीक है, से
हमारे व्यक्तित्व को पता चलता है। हमारी मधुर वाणी, हम जिन वाक्यों का चयन करते हैं, हम जिस तरह से बातचीत करते हैं, उस कन्वर्सेशन से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। तो बच्चों, लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू से लेके एंड तक आपके साथ रहता है। जीवन पर्यंत आप इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, भाषा को बोलते हैं, और जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता जाता है, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता जाता है। ठीक है, जैसे कि क्रम, हमने उस चीज़ को, उस वाक्य को क्रम से लिखा है या नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इट मीन्स कर्ता। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा, नदी में नाव है। ठीक है, तो बच्चों ये शब्द क्रम से है। ठीक है, सही लिखा है कि नदी में नाव है, लेकिन इसी वाक्य को यदि हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि नाव में नदी है, तो बच्चों ये वाक्य हमारा गलत है। क्लियर? इसलिए कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करना है, कौन सा शब्द पहले आता है, इस बात की हमें नॉलेज होनी चाहिए। एक और ले लेते हैं, अन्वय। अन्वय का क्या मतलब होता है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए। जैसे नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था। ठीक है, नेताजी का लड़का के हाथ में बंदूक था। इस वाक्य को पढ़ने से हमें इसका भाव तो नज़र आ रहा है, लेकिन बच्चों ये वाक्य सही नहीं है। ये वाक्य बनेगा, नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो व्याकरण की दृष्टि से हमारी भाषा में इम्प्रूवमेंट करते हैं। यदि हम इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर देखें तो हमें इन सभी बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो बच्चों वाक्य में शब्दों को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ललित पुस्तक पढ़ता, ये हम सभी जानते हैं कि इसमें ललित कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट। पुस्तक हमारा कर्म है। देख सकते हैं आप, ललित कर्ता है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ता है क्रिया है। यानी हिंदी में जब हम वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ये हम सभी जानते हैं। ठीक, उसी तरह से डॉक्टर मरीज को दवाई देता है ना। सेम अर्थ निकल के आ रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया। ठीक है, तो इतना आप सभी जानते हैं। अब आता है वाक्य के घटक। तो बच्चों ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी वाक्य को बनाने के लिए, किसी वाक्य की रचना करने के लिए। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। कर्म नहीं होगा तो भी हमारा वाक्य
बन जाएगा, लेकिन कर्ता और क्रिया होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको बताना ज़रूरी था। अब हम देखेंगे कि आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम करेंगे जो चीज़ें आपकी कोर्स में हैं, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आइए देखते हैं। जैसे डॉक्टर ने मुझे परहेज से रहने की सलाह दी है। ये वाक्य आपको बनाना है मिश्र वाक्य में। आप देख सकते हैं बच्चों, ये सरल वाक्य है। ठीक, डॉक्टर ने मुझे परहेज से रहने की सलाह दी है, ये सरल वाक्य है, और इसे कन्वर्ट करना है मिश्र वाक्य में। तो जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं परहेज करूं। ठीक है, ये वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं परहेज करूं या परहेज से रहूं। ये मैं लिख देती हूँ इसको यहाँ पर। डॉक्टर ने मुझे दी है कि मैं, अब देख सकते हैं, मैं परहेज से रहूं। ये जो वाक्य आप बनाएंगे इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा आपका। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं परहेज से रहूं। ये आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट, आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। ठीक है, तो इस वाक्य को आपको बनाना है संयुक्त वाक्य में। तो ये वाक्य बनेगा, आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें। आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें। तो बच्चों ये है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, जिसे आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये आपके लिए बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इस तरह की भाषा का प्रयोग हम अपनी डेली यूज की भाषा में करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चों, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त यानी कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों ही सेंटेंस आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, और जब आप उन इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके बन जाएंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो बच्चों,
इन तीनों की डेफिनेशन, इसके उदाहरण मैं आपको करवाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह हमसे पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।